हमारा गीता का पर्पस क्या है ना, हमें क्या जानना है, क्यों पढ़नी है। या अभी हमने बोला कि एक है कि हम युद्ध में कूद जाएं विचारहीन होके, या विचारहीन होके युद्ध से भाग जाएं। जो तीसरा ऑप्शन क्या है, तो वो जो तीसरा ऑप्शन है वो है इस टाइम का जो हमारा डायमेंशन है इससे बाहर हो जाए। और इसमें जो विष्णु जी ने भी जैसे बोला ना कि उन्होंने पूछा था माया क्या है, तो उन्होंने बोला कि जो भी है, जब तुम उसको टाइम का चश्मा लगा के देखोगे, इफ यू सी एवरीथिंग थ्रू द ग्लास ऑफ टाइम, देन व्हाट अपीयर्स इज द माया। कृष्ण ने अर्जुन को गीता दी, ठीक है ना। तो क्या वहां पे युद्ध के समय में सब लोग खड़े हुए इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब कृष्ण और अर्जुन का डायलॉग खत्म होगा, कब ये 700 श्लोक बोलेंगे और फिर हम वॉर शुरू करेंगे? ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। तो क्या हुआ, कैसे हुआ? मतलब शंखनाद भी हो चुका है, मतलब सब लोग तैयार हो गए हैं, शंखनाद भी हुआ हुआ है। तो इतना समय कैसे मिल गया कृष्ण को अर्जुन को गीता सुनाने के लिए? ये कभी सवाल आया दिमाग में? देखिए, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है गीता में, जो पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे जो बोल रहे हैं, वो धृतराष्ट्र का है जब गीता शुरू होती है। उसके बाद श्लोक नंबर 2 से 20 तक जो 19 श्लोक है वो संजय ने बोले, जो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो इन्फॉर्म कर रहे हैं सेनाएं हैं, कौन कौन लोग वहां पे आए हुए हैं, किस किसने शंखनाद किया। तो 19 श्लोक संजय के हैं। फिर 21 श्लोक से 47 तक, 47वें श्लोक तक अर्जुन बोल रहे हैं। ये अर्जुन का विषाद चल रहा है। और जब दूसरा अध्याय शुरू होगा, उसमें पहला श्लोक संजय का है और फिर श्री कृष्ण बोलना शुरू करें। तो अभी कृष्ण तो बोल ही नहीं रहे हैं, अभी तो अर्जुन ही बोल रहे हैं। जैसे होता है ना कि हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तो पहले जो पेशेंट है, क्लाइंट है, वो ही बोलता रहता है, पहले वो अपनी सब प्रॉब्लम बता रहा है। तो यहाँ पे यही चल रहा है कि जो अर्जुन है वो अपनी प्रॉब्लम बताने में अभी भी लगा हुआ। तो अभी 34th पे वो क्या बोल रहा है, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अभी क्यों हो रहा है लड़ाई? राज्य के लिए लड़ाई हो रही है ना, कि राज्य चाहिए वहां का। वो कह रहा है कि मुझे 3 लोक भी मिल जाएं अगर, तो भी मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे इनको मार के वो मिलेंगे तो पृथ्वी का तो मुझे करना ही क्या है। और फिर वो कहता है कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन इनको मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अब देखो यहाँ पे, अब इसको समझते हैं। अगर हमें वैसे अगर सुने तो हमें इसका लॉजिक बहुत क्लियर लगता है ना, कुछ खराबी है इस लॉजिक में? ये कहना कि ये मेरे गुरु हैं, ये सब मेरे संबंधी हैं, इनको मार के मुझे क्या करूंगा, मैं सब कुछ मिल भी जाए और फिर इनको मारकर तो मुझे पाप ही लगने वाला है। लॉजिक बहुत अच्छा दे रहा है अर्जुन। और अगर कोई भी और होता कृष्ण की जगह, तो उस लॉजिक पे एग्री कर जाता कि हाँ बिल्कुल सही लॉजिक है, एग्रीड, गो। लेकिन देखो यहाँ पे समझने का क्या है कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन को नहीं चाहिए, हमें ये समझना होगा। अर्जुन ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे वो लोग ही रीजन है जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है, या उनको ही चाहिए, या इनको मारकर मुझे नहीं चाहिए। लेकिन चाहिए तो सही, तभी तो बात यहां तक आई है। ऐसा तो नहीं है। अगर अर्जुन को ये ऑप्शन दे दिया जाए कि किसी को मारा नहीं जाएगा और फिर तुम्हें राज्य मिल जाएगा, तो अर्जुन लेगा कि नहीं लेगा? लेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि उसे नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ना इन्होंने एक और बहुत अच्छा, ये ना बहुत डीप साइकोलॉजी है। देखो अगर हम फर्स्ट चैप्टर गीता का समझ गए ना कि अर्जुन की साइकोलॉजी क्या है, और ये सिर्फ अर्जुन की नहीं है, हम सबकी है, तो हम सबको अपनी भी साइकोलॉजी समझ में आएगी। हम जिन लोगों से बातें करते हैं, मिलते हैं, उनकी भी साइकोलॉजी समझ में आएगी। वो हमें लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है जो गीता हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कुछ एक ना ओशो ने एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने बोला एक बार उनको किसी ने इनवाइट किया, किसी किसी जो एक अखाड़ा था, अखाड़ा मतलब जहाँ पे ये लोग रहते हैं ना, जिन्होंने सन्यासी लोग रहते हैं। तो जब वो गए तो वहां पे उन्होंने एक गीत गाया जिसमें था कि हे महलों वालों तुम रखो अपने महल को, हम तो अपनी धूल में ही खुश हैं। ओके। तो बड़ा अच्छा उन्होंने सबने गाया और सब लोग बड़े झूम रहे थे। तो जब वो खत्म हुआ तो उन्होंने ओशो को पूछा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में।
तो ओशो ने बोला देखो अगर आप मुझे पूछ रहे हो तो फिर मैं तो सत्य बात बताऊंगा। उन्होंने बोला हाँ बताओ। कहते मैंने आज तक किसी महल वाले को ये गाते हुए नहीं सुना कि तुम रहो अपनी धूल में, हम अपने महल में ही खुश हैं। देखो कितनी सिंपल सी चीज है। कहते वो तो नहीं गाते, ये मैंने आज तक नहीं सुना, मैंने हमेशा जो छोड़ देते हैं उन्हीं को गाते हुए सुना है ना। तो अगर तुम ये चीज गा रहे हो कि छोड़ो, मतलब अगर तुम सच में खुश हो अपनी धूल में तो गाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल, अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो तुम रहो अपने उसमें, तो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में है कि वो इम्पोर्टेंट है, तभी तो तुम उसकी बात कर रहे हो, नहीं तो बात ही क्यों करते। तो जब भी कोई बोलता है कि नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए, ये मुझे, इट इज बेसिकली जो हम बोलते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, ये वो वाली बात हो रही है, हमें ये समझना है। तो ये हमने माइंड को, और ये देखो ये एक अच्छी चीज है रैशनलाइजेशन, इसको साइकोलॉजी में हम लोग रैशनलाइजेशन बोलते हैं, कि जो चीज हमें नहीं मिल सकती या हमें मुश्किल लगती है हम बोलते हैं नहीं नहीं हमें तो चाहिए ही नहीं ये चीज, है ना। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ साइकोलॉजी उस पे नहीं हो रही है, यहाँ पे कृष्ण खड़े हैं। वही मैंने बोला, अगर कोई भी और होगा तो बोलेगा हाँ तुम्हारा लॉजिक सही है, ठीक है तुम जाओ, नो प्रॉब्लम। बट कृष्ण के साथ ये लॉजिक नहीं चलेगा, क्योंकि वो इस रैशनलाइजेशन, वो अंगूर खट्टे पे नहीं मानेंगे, वो इसके ऊपर लेके जाना चाहते हैं अर्जुन को, तो वो नहीं मान रहे। तो वो कह रहे हैं कि अर्जुन को चाहिए ही राज्य। और अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो हमें एक और चीज यहाँ समझेंगे जो बहुत अच्छी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। जो दोस्त और दुश्मन में जो लाइन होती है ना बीच में, वो बहुत ही हल्की है। मतलब दोस्त कब दुश्मन बन जाता है और दुश्मन कब दोस्त बन जाता है, इट इज अ वेरी ग्रे एरिया, बेसिकली वो ये समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखो जिनको हम दोस्त बोलते हैं, अगर हम इस बात को समझें, वो बस थोड़े कम दुश्मन होते हैं, उनके साथ शत्रुता कम होती है। पर आप सोच के देखो, क्या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा है जिसका सब कुछ आपको 100% पसंद हो? कोई होता है? नहीं होता ना, पॉसिबल ही नहीं है। हम अपने आप को भी 100% पसंद नहीं करते, हमें भी अपने अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगती रहती हैं, दूसरे की तो बात ही क्या है। तो ये सब रिलेटिव है, ये डिग्रीज है। तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी प्रॉब्लम क्यों आ रही है अर्जुन को? प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, वो चाह रहा है कि क्लियर हो जाए, लेकिन क्लियर नहीं हो सकता। क्यों? उस तरफ भी दोस्त है, उस तरफ भी अपने हैं, और इस तरफ भी अपने हैं। अब यहाँ पे ग्रे एरिया आ गया। अब ग्रे एरिया में कैसे करें, कैसे डिसाइड? यह युद्ध विशेष है, और युद्ध की सबसे अच्छी बात यह है कि महाभारत की एक ही परिवार कटकर खड़ा हुआ है। उस कटाव में सब दुश्मन नहीं है। जो फर्क है वह दुश्मन और मित्र का कम है, जो फर्क है वह कम मित्र और ज्यादा मित्र का है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब कलीग्स में, फैमिली में। अब आपके दोनों ही दोस्त हैं, लेकिन अगर आप किसकी साइड लोगे, वो कैसे होगा कि किसके साथ थोड़ा और ज्यादा है। कई बार बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज दोनों साइड ही जो हमारे दुश्मन होते हैं उनमें भी हमें कुछ अच्छाइयां नजर आ रही होती है। ऐसा नहीं है कि रावण पूरा ही रावण है, उसमें भी बहुत सारे अच्छे गुण हैं। और राम में भी लोगों को रावण नजर आता है ना। राम की भी सब बातें तो सबको पसंद नहीं आती है। तो ये ग्रे एरिया को समझना बहुत मुश्किल है। अब इस ग्रे एरिया में होता क्या है ज्यादातर, कि हमने जैसे पिछली बार किया था, एक होता है विचारहीन, जो दुर्योधन हमने बोल रहे हैं, है ना। जो विचारहीन है, जो युद्ध में कूद गया, इज जस्ट जंपिंग इनटू द वॉर। फिर है विचारशील, जो अर्जुन है, जो सोच रहा है। और कृष्ण है निर्विचार, है ना। तो यहाँ पे सबसे आसान काम है कि आप विचारहीन हो जाओ। तो जब भी हम कोई भी युद्ध करते हैं, अब ये हमें खुद भी हमारे ऊपर लाइफ में अप्लाई करना है, ये नहीं अर्जुन के लिए, कि हम जब लड़ाई करते हैं किसी से या हम किसी को बुरा बोलते हैं, उस समय एक्चुअली हम अपने आप को नीचे गिरा लेते हैं, हम विचारहीन के उस पे चले जाते हैं। क्योंकि तब अगर हम विचारहीन होंगे तब हमें डिमार्केशन क्लियर लगेगा, तब हमें लगेगा कि हाँ वो दुश्मन है और मैं दोस्त हूँ, मैं सही हूं वो गलत है। सही और गलत का जो डिफ्रेंसिएशन है बहुत क्लियर हो जाता है, इसलिए बहुत इजी होता है। लेकिन यहां पर नहीं होता, जैसे ही विचार करेंगे तो गलत नहीं हो पाएगा। देखो इसका एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। जैसे हम बोलते हैं एक पानी लें, पानी को ठंडा है कि गर्म, कैसे जानेंगे? जान सकते हैं?
अच्छा छू के, ठीक है, चलो छू के जानेंगे कि पानी ठंडा है कि गर्म है, ठीक है। अब सोचो हम एक पानी का रखते हैं जार बीच में जो रूम टेम्परेचर का वाटर है। फिर हम दो पॉट्स और लेते हैं, एक में बॉइलिंग वाटर लेते हैं और एक में कोल्ड चिल्ड वाटर लेते हैं, ठीक है। अब मैं जो अपना ये वाला हाथ है लेफ्ट वाला वो डालूंगी बॉइलिंग वाटर में और ये डालूंगी चिल्ड वाटर, ठीक है। फिर मैं दोनों हाथों को निकालूंगी और बीच वाला जो रूम टेम्परेचर है उसमें डालूंगी। अब मेरे दोनों हाथ क्या सेम बताएंगे पानी को? क्या पता पड़ेगा? हाँ, तो ये सब रिलेटिव है, इट इज ऑल सब्जेक्टिव। द वॉटर इज नीदर हॉट नॉर कोल्ड। व्हेन वी से द वॉटर इज कोल्ड, जब हम कोई अगर वैसे भी करते हैं, अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कम होगा तो हम बोलेंगे ठंडा है, और हमारे बॉडी टेम्परेचर से उसका ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे गर्म है ना। तो स्केल कहाँ पे है? हमारे अंदर, है ना। ऐसे ही जब हम किसी को दोस्त बोलते हैं, इसका मतलब कुछ हमारे अंदर है जो उससे मैच हो रहा है, जिससे हमारी हमें कुछ मदद हो रही है या मेरा मैं बढ़ रहा है, तो वो मेरा दोस्त हो गया। जहां जिससे मेरा मैं कम होने लगा वो मेरा दुश्मन हो गया। बस ऐसा ही है। किसी से ज्यादा मैं बढ़ता है तो वो ज्यादा अच्छा दोस्त हो जाता है, किसी से कम बढ़ता है तो वो कम अच्छा दोस्त होता है। तो ये चीज हमें हर चीज में याद रखनी है कि द वर्ल्ड इज नथिंग बट रिलेटिव। अब इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम कुछ खाते हैं, हमें कुछ पसंद भी होता है कोई चीज। लेट्स से हमें चॉकलेट बहुत पसंद है खाना। अब पहली चॉकलेट बहुत अच्छी लगेगी खाने में, दूसरी, सपोज आपको चार चॉकलेट्स आपने खा ली, बाय द फिफ्थ चॉकलेट वुड यू वांट टू ईट द चॉकलेट? नहीं ना, भर जाता है ना पेट, नहीं मन करता ना एक पॉइंट के बाद, टेस्टलेस हो जाता है। वही चीज जो अभी इतनी टेस्टी लग रही थी वो टेस्टलेस हो जाती है, रिलेटिव हो गया। इसका मतलब जो मजा है वो चॉकलेट में नहीं है। या फिर जब हम बीमार होते हैं या हमारा पेट भरा होता है, वही चीज जो हमें बहुत अच्छी लगती है खाने में नहीं अच्छी लगती। तो इसका क्या मतलब है? रिलेटिव है। हर चीज, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सापेक्षिक। हर चीज सापेक्षिक है। यहाँ पे यही हमें समझाने की बात की जा रही है कि जीवन में सब कुछ रिलेटिव है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो बायस आपका आना ही है, यू आर गोइंग टू बी बायस्ड। तो कभी आपको वो मित्र लगेगा, कभी दुश्मन लगेगा। अभी अर्जुन की प्रॉब्लम क्या हो रही है? अब उसको वहां पे मित्र नजर आ रहे हैं, उसको सगे संबंधी नजर आ रहे हैं, एरिया ग्रे हो गया, सो ही इज नॉट एबल टू फाइट। देखो हमारे सारे जितने भी युद्ध हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो राइट और रॉन्ग के ही कॉन्फ्लिक्ट्स है ना। हमें लगता है कि हम राइट हैं, दूसरा इंसान रॉन्ग है, दूसरा गलत है। तो अभी हमें क्लैरिटी हो जाती है हम राइट है तो हम उससे लड़ लेते हैं, लेकिन जब हमें क्लैरिटी नहीं आती तो हम परेशान हो जाते हैं। यही हो रहा है। और यहाँ पे फिर से आई रिपीट द सेम थिंग, जो हमें बताना चाह रहे हैं ओशो गीता के थ्रू, जो गीता का मैसेज है वो यही है कि जब भी आप इसमें चले जाओगे विचारहीन में, व्हेन यू विल नॉट बी थिंकिंग, तो तुमको लगेगा कि सामने वाला दुश्मन है। जैसे ही तुम विचार करोगे, तुम उसको थॉट दोगे, तो तुमको वहां पे इतनी सारी चीजें नजर आएंगी कि आपके लिए लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें एक और बताती हूँ, जैसे हम चाइना के साथ इंडिया का बहुत अच्छा अभी वो नहीं है, राइट, चाइना के साथ चल रहा है, वी आर एट क्रॉस रोड्स। लेकिन अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है, ये जो पांडवों और कौरवों वाली चीज है ना, वो इंडिया और चाइना में भी आती है। मैं इंडिया चाइना का एक एग्जांपल ले रही हूँ, लेकिन और भी बहुत सारे, किसी भी कंट्री, इंडिया पाकिस्तान में भी वही बात है। देखा जाए तो एक ही था जो बट गए, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम उनको दुश्मन मानते हैं, वो हमें दुश्मन मानते हैं। अब चाइना का देखो, आपको पता है चाइना की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिलीजन है, बोधि धर्म का नाम सुना है आप लोगों ने? बुद्धिज्म का वो है। बुद्धिज्म तो, और इंडिया से ही गया था बुद्धिज्म, बुद्ध तो यहीं के थे। और फिर जो एक्चुअली बुद्धिज्म को जिन्होंने बढ़ाया था वहां पे, वो थे बोधि धर्म। पता है आप लोगों ने सुना है बोधि धर्म का नाम कभी? ओके। अगर आप चेक करोगे चाइना के उसमें, तो बुद्धिज्म का एक्चुअल जो प्रचार हुआ था वो बोधि धर्मा के थ्रू हुआ था। और जो बोधि धर्मा थे, मतलब वहां के सबसे बड़े सेंट में बोधि धर्मा को वो लोग मानते हैं, जिन्होंने जेन दिया था। और इवन हम सब ने सुना है कुंफू, हम चाइना से एसोसिएट करते हैं, शाओलिन टेम्पल्स हम चाइना से एसोसिएट करते हैं। जो कुंफू है वो बोधि धर्मा का दिया हुआ है। और कुंफू एक्चुअली में जो टेक्निक है वो इंडियन टेक्निक है, साउथ में। तो आप लोगों ने पल्लवाज के बारे में सुना है?
है ना, और जो पल्लवा किंग्स थे। तो कांचीपुरम के जो किंग थे, आज से समझो 3000 ईयर्स बिफोर, मतलब 500 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट, जो वहां के थे किंग, उनके 3 बेटे थे। और उनके जो 3 बेटे थे उनमें उनको अपना जो तीसरा बेटा था वो सबसे इंटेलिजेंट लगता था। और उन्होंने ये बोला था कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग आफ्टर ली। इनफैक्ट ऐसा हुआ था कि वो जो बड़ा वाला भाई था, उसको ये इस चीज की बहुत जेलेसी थी कि मैं सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है ना, जो बड़ा वाला है उसको बनाया जाता है। लेकिन बड़ा वाला अच्छे गुण नहीं थे उसके, तो राजा ने इसको चुना था। तो उसने उनपे अटैक भी करवाया था मरवाने के लिए अपने भाई को, जो सबसे तीसरा था। लेकिन वो बच गया, मतलब ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। उसको ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो हम कुंफू जो हम जानते हैं टुडे, ही वॉज अडेप्ट एट दैट। और उसने ऑलमोस्ट 50 से 100 लोग जो उसके ऊपर सैनिक भेजे गए थे, अकेला ही लड़के वो बच गया था। लेकिन ऐसा हुआ कि जब समय आया, जब राजा की डेथ हुई और इनका समय आया कि इनको अब वो मुकुट पहनाया जाएगा, ही वुड बी द नेक्स्ट किंग, द सेम डे ही लेफ्ट एवरीथिंग। उसी दिन उन्होंने सब छोड़ दिया राज्य, और वो जाके उसमें चले गए थे मोनेस्ट्री में, बुद्धिज्म। क्योंकि उनको ये रियलाइज हुआ था, कुछ इंसिडेंट्स हुए थे कि यहाँ पे कुछ नहीं रखा, ये सब लेने से राज्य पाठ, दैट इज नॉट माई वे। उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया, और बहुत ही सुंदर उनकी स्टोरी है, कितने स्ट्रगल्स हुए उनके, कई साल उन्होंने बहुत तपस्या की। और एक और बड़ी अच्छी चीज इसमें ये है कि एक तो वो कुंफू चैंपियन थे, इसको शायद कराली बोलते हैं, मैं आपको नाम बताऊंगी एग्जैक्टली जो हमारे इंडिया में जो टेक्निक है। तो एक तो वो चैंपियन, मतलब जैसे अर्जुन हमारा धनुर्धारी है पूरा, वॉरियर है, ही वॉज अ परफेक्ट वॉरियर उस चीज में। और फिर वो बुद्धिज्म इसमें चले गए, जहां पे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, ही वॉज एनलाइटेड। तो एक तरफ पूरे शांत, तो वॉरियर भी हैं और एनलाइटेड भी है, दोनों चीजें, विच इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन जो कभी कभी मिलता है। तो उनके गुरु ने, जब उन्होंने जान लिया था, उनके गुरु ने उन्हें आज्ञा दी थी कि अब तुम्हें चाइना जाना होगा, ये जो इसका प्रचार करने के लिए। फिर वो चाइना गए अपनी गुरु की आज्ञा पे, और उनको 3 साल लगे थे चाइना पहुंचने में। शिप से गए थे इंडिया से चाइना। और उस समय चाइना में जो किंग था, जो एम्परर था, ही वॉज ओपन, मतलब ही वॉज अ बुद्धिस्ट, क्या बोलेंगे, ही वॉज प्रो बुद्धिज्म। तो उसने उनको बोला, इनवाइट भी किया था। तो यहाँ से जब उनको मैसेज भेजा गया कि वो आ रहे हैं, जैसे होता है ना कि कहीं से यूएस से कोई आ रहा है, यूरोप से कोई आ रहा है, या कोई जा रहा है, तो वहां पे वो लोग भी तैयारी करे थे। और वहां पे उनके जो टेम्पल्स होते थे, शाओलिन टेम्पल्स, या उनकी बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज होती थी, वहां के सारे मंक्स, वहां के सारे भिक्षु, मतलब 10-15 हजार लोग जो है इनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। और जब ये वहां पर पहुंचे, तो बिल्कुल अकेले, कपड़े भी ऐसे ही सादे से, नंगे पाँव। तो वो लोग सब बड़े हैरान हुए कि ये कैसा इंडियन आया है यहाँ पे। फिर उनको बोला गया कि अच्छा, आप हमें सरमन दीजिए अपना। सारे के सारे, तो जो 10-15 हजार लोग बैठे हुए हैं वहां पे, और इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, चुप रहे, कुछ भी नहीं बोला। तो फिर उनको लगा पता नहीं शायद इंडियन कस्टम होगी कि कुछ बोल नहीं रहे हैं ये, क्योंकि ये लोग तो सब इतना इंतजार कर रहे थे ये क्या बताएंगे। फिर उनको वहां के एम्परर ने बुलाया, इनवाइट किया अपने महल में। और एम्परर ने मिलते ही उनको क्या बोला, उसने बोला कि पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मैंने इस जगह पे, जो हमारा चाइना में बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपा बनाए हैं, मैं स्क्रिप्चर्स जो बुद्ध ने बोला था वो सब जो है उनको और पब्लिश करा रहा हूँ, बुद्धिज्म के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो आप इसके बारे में कुछ कहिए, मुझे निर्वाण मिलेगा ना? ही सेड निब्बान। एक्चुअली पाली में बोला जाता है निब्बान, जिसको हम निर्वाण बोलते हैं, मुझे निर्वाण मिलेगा? तो बोधिधर्मा ने बोला, नहीं, आपको नर्क मिलेगा, निर्वाण नहीं मिलेगा, नर्क मिलेगा। तो जो एम्परर था वो इतना गुस्सा हो गया कि इतना वो आया है, ये इंतजार कर रहे हैं, मतलब ही वॉज वांटिंग कि कोई अप्रिशिएट करेगा कि मैंने इतना काम किया है बुद्धिज्म के लिए, और ये बोल रहे हैं आपको नर्क मिलेगा। तो उनको उन्होंने उसी समय निकाल दिया कि निकल जाओ यहाँ से। तो फिर वहां पे किसी मॉनेस्ट्री में उनको मतलब ऑब्वियसली अगर राजा ने ही मना कर दिया है, तो वहां पे पैदल घूमते रहे। फिर एक टेम्पल में गए, उनका एक शाओलिन टेम्पल था। उस टेम्पल के पास में एक छोटी सी केव थी, वो जाके केव में बैठ गए। और वहां पे केव में उल्टा मुंह करके, सपोज अगर ये केव हो, अगर आप वहां से अंदर आ रहे हैं और इस दीवार की तरफ कोई मुंह करके बैठ जाए, ओके, वैसा बैठ गए। और
कुछ भी नहीं बोलते और बिल्कुल हिले नहीं डुले नहीं। तो वो जो शाओलिन टेम्पल्स के जो मंक्स थे वो क्या करते थे, आके उनके लिए खाना पानी रख जाते थे उनके पास, ये खा लेंगे। उन्होंने कुछ नहीं खाया, पहले 3 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया। फिर थोड़े दिनों में बात फैल गई जगह जगह कि एक कोई मंक बैठा हुआ है और जरा से भी नहीं हिले। मतलब 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, कुछ खाया नहीं है। तो आपको पता है ऐसी चीजों से तो लोग बड़े इंप्रेस हो जाते हैं। तो लोग आके वहां पे उनको प्रणाम करने आते थे, मत्था टेकने आते थे केव के बाहर से। और उसके बाद चंदा आना शुरू हो गया, लोग आके पैसे चढ़ा जाते थे। तो बीच में फिर इतना ज्यादा हो गया कि वहां के जो टेम्पल के जो लोग थे, शाओलिन टेम्पल के, उन्हें उनकी प्रोटेक्शन, मतलब वो केव के बाहर उन्हें लोग बिठाने पड़े कि लोग अंदर ना घुस के उनको डिस्टर्ब ना करें। और कितना ही लोगों ने वो किया, मतलब सोचो वो पूरा उधर मुंह करके बैठे ही हुए हैं पूरा का पूरा। फिर क्या हुआ, इतने में जो एम्परर था जिसने उनको निकाला था, एक और कोई उनका ही, उनके ही यहाँ चाइना का एक बहुत हाईली मंक आया। तो वो उनसे बात कर रहा था। तो उसने उनको बताया, आपने सुना है कि एक कोई ऐसे मंक बैठे हुए हैं वहां पे शाओलिन टेम्पल के, 3 साल बीत चुके थे अब तक, कि वो 3 साल से सिर्फ दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं अभी तक। तो उसने बोला पता नहीं, सुना तो है, कौन होगा मालूम नहीं, कुछ इनके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं क्या। तो उनको बताया गया अरे ये वही वाले हैं जिनको आपने निकाल दिया था। उसने बोला अरे फिर तो फेक है, उसको तो कुछ नहीं आता, वो तो बोलता है कि मुझे हेल मिलेगा। मैंने उसको पूछा कि मैंने इतना काम किया है। तो इन्होंने बोला हाँ उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला आपको। उसने बोला कैसे ठीक बोला। कहते देखो, आप निब्बान की बात कर रहे हो, निर्वाण की। अगर आप कुछ भी कार्य करके उसका हिसाब रख रहे हो कि मैंने ये किया और इसका मुझे अच्छा फल मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली नर्क मिलना ही मिलना है। बिकॉज दैट इज नॉट हाउ इट इज। तुमने जो अच्छे काम किए, काम किया, उसको भूल जाओ। अगर तुम याद करके उसका हिसाब लगा रहे हो, तो बिल्कुल ठीक बात उन्होंने बोली। तो देन दिस किंग रियलाइज कि मे बी दिस पर्सन इज समथिंग। फिर उसने अपने सैनिकों को भेजा कि जाके उसको लेके आओ। फिर उसमें वो उनको लेने की कोशिश करते हैं वहां पे, मतलब खींचते हैं घोड़ों से करके, बट वो हिलते ही नहीं है। तो वो सैनिक वापस चले जाते हैं। ऐसे करते करते 9 साल बीत जाते हैं, 9 years। और खैर, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर एक मंक आता है वहां पे। और एक्चुअली ये जो होते हैं उसकी वेट कर रहे होते हैं, कि उनको अभी तक कोई लगा ही नहीं होता इस लायक कि वो अपना ज्ञान किसी को दे सके, किसी को बता सके। एंड दैट इज द रीजन ही वॉज क्वाइट थ्रू आउट। और फिर वो जब मंक आता है और वो क्या करता है, अपना हाथ काट देता है। वो पहले इनको बोलता है उठने के लिए, ये तो 9 साल से बैठे हैं ऐसे के ऐसे। तो उसके बाद वो बोलता है कि अगर आप नहीं मुड़ोगे तो मैं अपना हाथ काट दूंगा। तो वो नहीं मुड़ते। एक्चुअली में वो अपना हाथ काट के फेंक देता है। जब वो अपना हाथ काट के फेंकता है तो 9 साल के बाद ही टर्न्स अराउंड। देन ही सेज यस आई वाज वेटिंग फॉर यू। तो देन ही स्टार्ट्स टीचिंग हिम। और उसके बाद जो था, ये जो बुद्धिज्म एक्चुअल हुआ है चाइना में, वो सारा उनकी टीचिंग से हुआ है। उनके जो डिसाइपल्स बने थे उन्होंने जो सिखाया था। तो उन्होंने बोला कि कोई था ही नहीं यहाँ पे इस लायक जो मेरी बात को समझ सके अभी तक। और फिर ऑब्वियसली वहां पे सबसे पहले वो शुरू करते हैं कुंफू से सिखाना। मैं बताती हूँ आपको क्या नाम है, मेरे ख्याल से कराली नाम। Wait, जो अगस्त मुनि का दिया हुआ है। ये जो कुंफू है ना, ओरिजिनली ये अगस्त मुनि की दी हुई है। इनफैक्ट कलारी इसका नाम है, कलारी बिल्कुल मानते हैं। तो मैंने इनफैक्ट एक चाइनीज ये भी है, मूवी भी है, बोधि धर्मा पे बनी हुई है। उसमें क्लियरली उसमें उन्होंने बोला है कि हाँ वो इंडिया से आए थे। दे ऑल नो कि वो इंडिया से ही गया है। कलारी करके जो है, इंडिया में इसको कलारी बोलते हैं, जो अगस्त मुनि ने दी थी। और ये साउथ में सबसे ज्यादा कॉमन है। तो जैसे हमारे यहाँ अभी जो भी, अभी आजकल क्या चलता है यहाँ पे, जूडो कराटे कुछ लोग वो सीखते हैं ना, और भी कुछ एक दो चीजें सीखते हैं। तो वो उसमें ट्रेंड थे पूरी तरह से। तो अब यहाँ पे घूम फिर के बात क्या हो रही है कि सब कनेक्टेड हैं। मतलब जो चाइना का वो है वो इंडिया से ही गया है। और उनके गुरु ने ही बोला था कि तुम जाओ इंडिया। जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सेंट्स हैं वो कहाँ जा रहे थे, यूएस, है ना। आप देखोगे मोस्टली सब अमेरिका में जा रहे हैं। पहले जो था, मतलब अगर हम देखें तो जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरा ग्लोब है, इट इज लाइक वन फैमिली ओनली। जैसे हमारा घर है, हमारे घर में ड्राइंग रूम अलग है, किचन अलग है, उसका अलग पर्पस है, बाथरूम का अलग पर्पस है, कमरे का अलग पर्पस है।
ऐसे ही जो पूरा वर्ल्ड है, इसमें जो इंडिया का पर्पस है वो है स्पिरिचुअल नॉलेज। अगर हम देखें जो वेस्ट है उनका है इकोनॉमिकल नॉलेज, मतलब एक उस लेवल पे करना, तो हर किसी का अलग अलग है। तो इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए लोग इंडिया ही आए, मतलब दैट इज हाउ इट हैज बीन असाइंड, अगर हम जियोग्राफिकली देखें ना। तो अब अगर सोचो, जब जिसको ये पता है, अगर चाइना वाला जो मानता है जो करता है वो देखेगा कि हाँ ये सब चीजें इंडिया से आई हैं, हम जो जानते हैं जिसके लिए चाइना इतना फेमस है, ये सारे मार्शल आर्ट्स और वो सब, वो वहां का आया है। अब यहाँ पे दुश्मनी कम होने लगेगी कि नहीं? यहाँ पे यहाँ पे एरियाज ग्रे होना शुरू हो जाएगा। अभी क्या लग रहा है, नहीं, दोज आर आर एनिमीज, हम अच्छे हैं वो बुरे हैं। बट जैसे ही आप कनेक्शंस फाइंड करोगे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आप कैसे जानोगे कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है? बहुत मुश्किल है। तो यही बताने की बात कर रहे हैं। तो फिर अब उन्होंने ना, मैं एक ये बताती हूँ कि अब इस दुविधा का क्या सोल्यूशन है, ठीक है ना? क्या है, या तो आप आंख बंद करो और युद्ध में कूद जाओ, है ना, आप मान के चलो कि दूसरा दुश्मन है और लड़ पड़ो, ठीक है। या फिर आप आंख बंद करो और भाग जाओ कि नहीं हमें नहीं लड़ना। दो ही ऑप्शंस नजर आते हैं, है ना, या तो कूद जाओ युद्ध में अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, या भाग जाओ। लेकिन कृष्ण एक तीसरा ही विकल्प सुझाते हैं जिस पर अर्जुन कभी नहीं गया, और वो जो तीसरा ऑप्शन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, एंड द होल गीता इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द थर्ड ऑप्शन। वही हम जो भी बात करेंगे गीता में आएगी, वो थर्ड ऑप्शन के बारे में आएगी। सो इट इज नीदर अबाउट कि हम विचारहीन होके बिना सोचे लड़ना शुरू कर दें या लड़ाई से भाग जाए, दोनों ही ऑप्शंस नहीं है, थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे वो कहते हैं अज्ञानी के लिए सब साफ होता है। अज्ञानी मतलब इग्नोरेंट, द वन हु डज नॉट नो। ये गलत है, ये सही है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये अपना है, ये पराया है। लेकिन जितना चिंतन आगे बढ़ता है, जितनी थॉट आगे बढ़ती है, उतना ही संदेह खड़ा होता है। कौन अपना कौन पराया, क्या ठीक क्या गलत। और इस जगत में जो भी मूल्यवान हुआ है, मूल्यवान द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वह इस चिंतन की पीड़ा के प्रसव को जिसने सहा है। देखो, चिंतन की पीड़ा का प्रसव मतलब who will stay with this thought, who will continue to stay with the conflict, जो हमने बोला था ना पिछली बार, उस अनश्योरिटी में, उस इनडिसाइसिवनेस में जो रह सकता है, और उससे उसमें से जो निकलेगा, इट इज लाइक की चर्निंग ऑफ द क्रीम सो दैट द बटर कैन कम आउट। बट जब क्रीम चर्न होती है तो देखा ना कितना एफर्ट होता है उसमें। अगर सोच के देखो कितना, हम जब मिक्सी में मलाई को घुमाते हैं मक्खन निकालने से पहले, मक्खन निकलने से पहले उसको कितना घुटना पड़ता है, सेम चीज है ना। या हमारा समुद्र मंथन हम बोलते हैं हुआ, फिर जो है अमृत निकला। तो चिंतन की पीड़ा के प्रसव को जिसने सहा, उसमें से ही मूल्यवान पैदा हुआ है। अर्जुन ने कष्ट सहा है इस घड़ी में, इस कष्ट के परिणाम से गीता हुई है। तो अभी गीता हुई है, और आगे आगे जैसे जैसे हम देखेंगे जो ये चलेगा कॉन्फ्लिक्ट, कि अर्जुन को अपने जवाब मिलेंगे, अर्जुन कैसे तैयार होगा इसके लिए। तो जो हम बड़ी क्लैरिटी से बोलते हैं ना चीजें, ये सही ये गलत, इतना इजी होता नहीं है, इट इज नॉट सो सिंपल। एक और चीज यहाँ पे आती है, शायद आप लोगों के भी दिमाग में ये क्वेश्चन कभी आया हो कि जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता दी, ठीक है ना, अब हम 700 श्लोक की बात कर रहे हैं, वैसे 700 श्लोक भी शंकराचार्य ने कम कर दिए हैं, और भी ज्यादा श्लोक थे। जब शंकराचार्य ने इसको पढ़ा तो उन्होंने इंपॉर्टेंट निकाल के एक जिस्ट बना दिया, अदरवाइज बहुत लंबी थी गीता। तो क्या वहां पे युद्ध के समय में सब लोग खड़े हुए इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब कृष्ण और अर्जुन का डायलॉग खत्म होगा, कब ये 700 श्लोक बोलेंगे और फिर हम वॉर शुरू करेंगे? ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। तो क्या हुआ, कैसे हुआ? मतलब शंखनाद भी हो चुका है, मतलब सब लोग तैयार हो गए हैं, शंखनाद भी हुआ है। तो इतना समय कैसे मिल गया कृष्ण को अर्जुन को गीता सुनाने के लिए? ये कभी सवाल आया दिमाग में? और सब लोग अगर तैयार हो, वहां पे दो लोग बातें किए जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे ना अरे बस करो चलो अभी लड़ाई करो, है ना। तो ऐसा कैसे हुआ? ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे जो चीज समझनी है, देखो ये थोड़ी सी मुश्किल है, कि हमें समझना है टाइम की इंपॉर्टेंस को, या टाइम क्या होता है।
जो टाइम है, देखो हमें क्या लग रहा है कि जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता बताई तो समय लगा उसमें, करेक्ट? इतना समय बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अब ये जो समय की बात है, देखो समय बदलता है हर तल पे। अभी हमारे लिए तो हम दो तल से समझ सकते हैं। जैसे हमें ड्रीम आता है, वी ऑल ड्रीम, ठीक है? कभी ऐसा लगा है आप लोगों को कि आपने कोई ड्रीम किया हो, आपको लगा हो कि बड़ा लंबा ड्रीम था, लेकिन जब आप उठे तो रियलाइज किया अरे भी तो बस 5 ही मिनट सोए थे और उसमें इतना लंबा ड्रीम हुआ कभी? बिल्कुल, थोड़ा ही टाइम हुआ होता है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लगता है अरे अभी सोए थे, और उठते हैं तो पता लगता है कि अरे पूरी रात बीत गई। होता है ऐसा। हाँ, सबके साथ होता है, ऐसा ही होता है। अब हमें इससे क्या पता लगता है कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, मतलब जागने की, सोने की, ड्रीम करने की, इनमें सब में टाइम का कॉन्सेप्ट अलग है ना? तो इसका एक बार क्या होता है, नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं, ठीक है? तो जाके बोलते हैं कि ये मुझे ना नारायण आप माया के बारे में बताइए, ये माया क्या होती है? तो विष्णु जी बोलते हैं अच्छा ऐसा है नारद जी, गर्मी बहुत है, आप एक काम करो, जरा पहले मेरे लिए पानी ले आओ, फिर मैं बताता हूँ आपको माया के बारे में। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं सामने एक घर है। तो सोचते हैं चलो इस घर में चला जाता हूँ पानी मांगने। तो जब नॉक करते हैं तो अंदर से एक बहुत सुंदर लड़की बाहर निकलती है। अब नारद जी जैसे ही उस लड़की को देखते हैं भूल जाते हैं कि पानी मांगने आए थे, और सीधा ही प्रपोज कर देते हैं। अभी देखो कहानियां है, समझाने के लिए है। सीधा उसको बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तो वो बोलती है मेरे पिताजी बाहर गए हुए हैं, तो जब वो आएंगे तो उनसे बात करेंगे। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो वो कहती है आप इतने इंतजार करिए। वो वेट करने बैठ जाते हैं। इतने में थोड़ी देर के बाद पिताजी आते हैं, तो फिर वो बताते हैं अपने बारे में। वो बोलते हैं मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो कहते हैं अच्छा तुमको यहीं रहना होगा, मैं अपनी एक ही शर्त पे अपनी बेटी दूंगा, तुम हमारे साथ रहोगे, और ये सारे काम तुम्हें करने होंगे। बहुत सारे काम बताते हैं कि हमारा काम होता है ये जंगल में जाके पेड़ काटना, ये करना वो करना। बोलते हैं हाँ मैं सब करूंगा। तो उनकी शादी हो जाती है, और फिर वो अपना पेड़ काटने लगते हैं, रोज सुबह शाम काम कर रहे हैं। इतने में उनके 4 बच्चे भी हो जाते हैं। फिर जो ससुर होता है उसकी डेथ हो जाती है। फिर एक बार बहुत साल बीत जाते हैं। फिर गांव में बाढ़ आती है, उसमें सब डूब जाते हैं। मतलब उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब डूब जाते हैं। और नारद जी बैठ के रो रहे होते हैं कि अरे मेरी सब फैमिली चली गई। तभी पीछे से विष्णु जी उनको टैप करते हैं और बोलते हैं नारद जी, मैं कब से पानी का इंतजार कर रहा हूँ, पानी कहाँ है, मैं प्यासा बैठा हूँ। तो वो ऐसे मुड़ के देखते हैं तो एकदम मतलब एवरीथिंग जस्ट वैनिशेस एंड ही रियलाइजेस अभी बस 5 ही मिनट हुए हैं। हाँ, ही जस्ट वेंट। तो उन्होंने बोला अब समझ में आया माया क्या है। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं हमारे, अगर जो पुराणों में और में। तो ये आपको ये बताने के लिए कि टाइम का कॉन्सेप्ट, ही वेंट इनटू समथिंग, मतलब ही लिव्ड एन एंटायर लाइफ। उन्होंने पूरी 70-80 साल की जिंदगी जी ली, और अभी सिर्फ 5 ही मिनट हुए थे। मतलब अर्थ टाइम वाज ओनली 5 मिनट्स, ओके? तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई है, ओके, वो इस टाइम लेवल पे नहीं हुई। वो एक अलग टाइम लेवल पे हुई है, जहां पे सब कुछ उन्होंने उनको बता दिया, लेकिन यहाँ पे किसी को रियलाइज भी नहीं हुआ कि इतना जो है ये सब कॉन्वर्सेशन चल रहा था। सो इट वॉज एट अनदर लेवल वेयर अर्जुन एंड कृष्ण कनेक्टेड। इसको एक और तरीके से भी बताया गया है। जैसे सपोज हम इस कमरे को देख रहे हैं और यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, ठीक है? इन वन मोमेंट वी सी एवरीथिंग, करेक्ट? लेकिन अगर अभी आप घर वापस जाओ और आपको किसी अपनी फ्रेंड को बताना है उस रूम के बारे में, तो 1 सेकंड में बता पाओगे? है ना? कितना टाइम लगेगा बताने में कि वो कमरा कैसा है, इस कमरे की डिटेल देनी होगी, कौन कौन बैठे थे। अभी तो सब लोग एक बार में नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम लिस्ट भी बनाए, सबके नाम बताने लगे, उसमें ही 5 मिनट लग जाएंगे बताने में, है ना? तो जो अर्जुन को हुआ, जो कृष्ण ने उनको दिखाया, समझा, मतलब वो तो एक किससे, आंख से। सो बेसिकली हमारी जो आंख एक इंद्री है जिससे हम देख पा रहे हैं, सेंस से, है ना, हम समझ रहे हैं चीजों को। लेकिन जब हम उसको बोलेंगे या लिखेंगे तो उसमें कितना फर्क हो गया बिटवीन द टू सेंसेस ओनली, कि अगर हम उसी चीज को लिखेंगे तो आंख तो 1 सेकंड में देख लेती है सब कुछ, है ना? और यहाँ पे जो कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया है,
उनको तो इमिजिएटली सब कुछ दिखा दिया गया, लेकिन जब उसको लिखा जा रहा है तो उसमें 700 श्लोक लग गए उसी बात को बताने। ये समझ में आई बात, है ना? तो ऐसा ही कुछ हुआ था वहां, जिसपे ये बहुत बार सवाल आता है कि कैसे किया था। तो इस टाइम लेवल पे नहीं, इट वाज नॉट ऑन दिस टाइम लेवल, देयर आर डिफरेंट टाइम लेवल, क्योंकि हम इस फिजिकल बॉडी में हैं। तो फिजिकल बॉडी, फिजिकल स्पेस, ये जो ग्रॉस वर्ल्ड है, यहाँ पे टाइम की अलग डायमेंशन है। और अगर आप, जब हम ड्रीम में भी होते हैं तो हम एस्ट्रल बॉडी में होते हैं उस समय, ये वाली बॉडी नहीं होती ड्रीम में। ये बॉडी तो सोई हुई होती है बेड पे, ये थोड़ी होती है। तो एस्ट्रल वर्ल्ड का डायमेंशन अलग हो जाता है, टाइम फैक्टर अलग हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता बिल्कुल। सो थिंग्स कैन मूव वेरी फास्ट। एक तरह से जो हम बात कर रहे हैं ना इसकी, जैसे हमने बोला कि हमारा गीता का पर्पस क्या है ना, हमें क्या जानना है, क्यों पढ़नी है, या अभी हमने बोला कि एक है कि हम युद्ध में कूद जाएं विचारहीन होके, या विचारहीन होके युद्ध से भाग जाएं। जो तीसरा ऑप्शन क्या है? तो वो जो तीसरा ऑप्शन है वो है इस टाइम का जो हमारा डायमेंशन है इससे बाहर हो जाए। जब हम टाइम के उससे बाहर हो जाएंगे तब सब कुछ क्लियर हो जाता है। लाइक व्हेन जीसस क्राइस्ट को पूछा गया था कि व्हाट इज देयर इन द किंगडम ऑफ गॉड, सो यू नो व्हाट डिड ही से? उनका बहुत फेमस है ये। ही सेड in my father's kingdom there is timelessness. So when there is no time, when you actually go beyond time, that is where the realization is, that is where you become Krishna. So Krishna is beyond time, and वहीं पे ही निर्विचार की स्थिति आती है। जो हम बात कर रहे हैं ना विचारहीन, हर उसमें जो ऊपर की बात कर रहे हैं, कृष्ण की बात कर रहे हैं, वो टाइमलेसनेस की बात कर रहे हैं। और इसमें जो विष्णु जी ने भी जैसे बोला ना कि उन्होंने पूछा था माया क्या है, तो उन्होंने बोला कि जो भी है, जब तुम उसको टाइम का चश्मा लगा के देखोगे, इफ यू सी एवरीथिंग थ्रू द ग्लास ऑफ टाइम, देन व्हाट अपीयर्स इज द माया, वट एवर दैट अपीयर्स। तो मतलब टाइम जो है वो उस चीज को माया बना देता है, दैट इज व्हाट मेक्स इज द होल इल्यूजन, द होल इल्यूजन इज बिकॉज ऑफ द टाइम। अब जो है आगे के श्लोक 41, 42, 43, 44, इसका मैं आपको जस्ट बताती हूँ। यहाँ पे आप फिर से जो अर्जुन लॉजिक देते हैं कृष्ण को, तो वो कहते हैं कि देखो, अगर ये महाभारत हुई तो क्या होगा कि बहुत सारी स्त्रियां जो हैं वो विधवा हो जाएंगी, और फिर क्योंकि जो वर्ण संकर होगा, वर्ण संकर मतलब कि जो लोग बचेंगे, हो सकता है कि हमारे कुल के लोग ना बचे, पता नहीं कौन से वाले जाति और धर्म वाले लोग बचेंगे, तो फिर जो आगे की जो जनरेशन्स आएंगी वो क्रॉस ब्रेड जनरेशन्स आएंगी, है ना? क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, जो योद्धा हैं, वो तो सारे तो मारे जाएंगे। ठीक है, तो पहला लॉजिक इन्होंने ये दिया, इसलिए सबको नर्क में जाना पड़ेगा। जो पितृ हैं उनका पिंडदान भी नहीं होगा। वो कह रहे जब इतने लोग मर जाएंगे तो कोई इनका पितृदान करने वाला, पिंडदान करने वाला नहीं होगा। और जो बाकी लोगों में जो पितृ हैं, बाकी लोकों में जो पितृ हैं, उनको भी इस सब चीजों का पाप चढ़ेगा। मतलब देखो वो अर्जुन किस किस लेवल पे जा रहे हैं ये करने के लिए कि क्यों ये लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और फिर से देखो, अगर आज भी कोई ये लॉजिक दे तो लोगों को बहुत क्लियर लगेगा कि हाँ बात तो सही है, आप अपने लोगों को कैसे मार सकते हो, और जो बाकी जो बचेंगे उनके साथ कितनी प्रॉब्लम होगी, जो विधवाएं बचेंगी, क्रॉस ब्रीडिंग होगी, या फिर पितृदान कौन करेगा। तो वो कह रहे हैं कुल धर्म ही नष्ट हो जाएगा और लोगों को नर्क मिलेगा। अब वो ये सारे लॉजिक्स दे रहे हैं। अब देखो ओशो ने इतना सुंदर समझाया है, वो कहते हैं हम जो चीज करना चाहते हैं, और ये हम सबको अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना है इस बात का, हम उसका लॉजिक ढूंढ लेते हैं। इजंट इट ट्रू? हम जो करना चाहते हैं। अब उन्होंने उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक और दिया है। उन्होंने बोला है, आप लोगों ने सुना होगा कि ज्यादातर लोग 13 नंबर को अपशगुन मानते हैं, है ना? अब इन्होंने बताया है एक्चुअली एक अमेरिका में एक बंदा था, उसने क्या किया, उसने एक बुक लिखी थी और उसने बताया था कि कैसे 13 अपशगुन है। ठीक है, 13 नंबर। और उसने क्या किया, उसने जितने भी ऐसे दिन जहां पे 13 तारीख को बुरी चीजें हुई थी उन सबकी लिस्ट बना दी। उसने क्या किया, खोज लिया 13वीं मंजिल पे से कितने लोग गिरकर मरे।
फिर इस चक्कर में क्या हुआ, बहुत सारे यूएस के जो होटल्स हैं उस बुक से लोग इतने प्रभावित हुए कि 13th फ्लोर भी नहीं होता। इंडिया में भी है ना, जहाँ पे 13th फ्लोर नहीं होता। फिर उन्होंने देखा कि 13 तारीख को अस्पताल में जो लोग भर्ती होते हैं उनमें से कितने लोग मर जाते हैं। फिर उन्होंने बोला 13 तारीख के जो लोग पैदा होते हैं उसमें से कितने लोगों को कैंसर होता है, 13 तारीख को कितने हवाई जहाज गिरते हैं, 13 तारीख को कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। तो बेसिकली ही मेड अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग रॉन्ग दैट हैज हैपेंड connected with 13, either on the date of 13th or somebody born on 13th or 13th, something, anything to do with the 13th. अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, कहते देखो अगर कोई दूसरा आदमी सोचे, अगर आप चाहो तो आप और डेटा इकट्ठा कर सकते हो कि 13 तारीख को क्या क्या अच्छा हो। It is not that only bad things have happened on the 13th, right? If somebody actually starts collecting, we will find a lot of data how so many good things would have happened on 13, how so many good things would have happened to people जो 13 तारीख को पैदा हुए हैं या 13 से एसोसिएटेड। ये बात है कि नहीं है? सो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि 13 तारीख अच्छी नहीं है, तो हमारा दिमाग अपने आप सब कुछ उसके बारे में नेगेटिव को चूज करता जाएगा। इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन। ठीक है, तो जहां 13 अच्छा हो रहा है वो हमारा दिमाग उसको चेक ही नहीं करेगा। देखो ऐसा होता है कि नहीं, जब हम किसी को पसंद नहीं करते तो उसकी जितनी नेगेटिव चीजें होती है ना वो हमें याद रहती हैं, लेकिन उसकी पॉजिटिव चीजें याद रहती नहीं है, हम भूल जाते हैं। होता है कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्टिवली परसीव कर रहे हैं। So it is already in our mind what we want to do and then we look for logic. तो उन्होंने यहाँ पे बोला सपोज कोई किसी भी नंबर के खिलाफ हो जाए, जैसे 11 को पॉजिटिव माना जाता है, ओके, आप अब 11 में सारा नेगेटिव ढूंढ लो। अगर कोई शुरू करे ढूंढना तो 11 तारीख को बहुत लोग मरे होंगे, सपोज वो लिस्ट बना ले। 11 तारीख को भी एक्सीडेंट्स हुए होंगे, 11 तारीख को भी हवाई जहाज गिरे होंगे, 11 तारीख को भी ब्लास्ट हुए होंगे, 11 तारीख को भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे। तो ये तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी एक चीज चूज कर लो और फिर उसमें ढूंढते जाओ कि ये हुआ। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि अर्जुन जो है, बेसिकली अर्जुन वांट्स टू रन अवे, है ना, अर्जुन छोड़ के भागना चाहता है। और अर्जुन क्या कर रहा है, वो सारे लॉजिक ढूंढ रहा है कि क्यों उसे भाग जाना चाहिए। बात समझ में आई? इट इज नॉट कि लॉजिक है इसलिए वो भागना चाहता है, इट इज लाइक वो भागना चाहता है और उसके फेवर में सारे लॉजिक दे रहा है कृष्ण। और फिर से वो कहते हैं कि कोई भी समझ जाता है, लेकिन अब उसकी उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसके सामने कृष्ण खड़े हैं जिनके आगे ये कोई लॉजिक चलने वाला नहीं है, उसका वो नहीं एग्री करने वाले इसकी किसी भी बात। और देखो अगर वो भागेगा तो उसका जो कहीं पे जो उसका माइंड है, उसकी जो सेल्फ इमेज है, उसको ये भी बोलेगी कि कायर है या क्यों भाग गया। तो वो अपने मन को ही तसल्ली दे रहा है ये सारे लॉजिक देके कि मैं इसलिए जा रहा हूं। और यहाँ पे देखो, अब ये जो हमने बात की कि अब एक पिंडदान पे भी छोटी सी बात कर लेते हैं, और इन्होंने भी यहाँ पे इस चीज के बारे में बताया हुआ है कि ये पिंडदान कहाँ से आया है, क्यों बोला जाता है कि पिंडदान करना चाहिए या ये रिचुअल्स करने चाहिए। कि अगर ये नहीं करेंगे तो जो वो आपके लोग हैं, जो पूर्वज हैं, उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, है कि नहीं? या उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, या उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, या उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, यही बताया जाता है सबको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, देर इज एक्सप्लॉयटेशन थ्रू फियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों को तो ये बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए इस बात को। देखो हम सबको नेचुरली कुछ डर होते हैं जो हमें नेचर ने दिए, ठीक है? जैसे हमें अंधेरे का डर होता है, वी डोंट वांट टू गो इनटू द डार्क, क्योंकि नेचर ने दिया है ताकि हम अपने शरीर की प्रोटेक्शन कर सकें। तो वो क्योंकि हमारे अंदर ये डर है, अब जब लोगों ने जाना, कौन से लोग जो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, जो थोड़े समझ इनको आई, उनको क्या रियलाइज हुआ कि हमारे जो फियर है ना, जो नेचर ने दिया है, इसका अगर हम यूज करें तो हम लोगों को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। कंट्रोलिंग थ्रू फियर इज द इजीएस्ट थिंग टू डू इन पीपल। और यही चीज हमारे सारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, यही चीज हमारे लोग जो बोलते हैं हमारा भला चाहते हैं वो भी कर रहे हैं। यू रियलाइज, अभी सारे जो पंडित पुरोहित जितने भी रिचुअल्स के जो बनाए हुए हैं ना, इतने सारे, इट इज नथिंग
क्या है, एक बेसिकली ऑक्यूपेशन है, उनको वो सब करवाने में क्या मिल रहा है, उनकी रोजी रोटी चल रही है, लेकिन आपको डरा के करवा रहा है कि अगर आपने ये नहीं करा, आप मुझे बताओ, आपके आसपास भी लोग जानते होंगे जिन जो ये लोग करते होंगे, लोग डर के मारे करते हैं कि नहीं करते? Isn't it out of fear? People do many things. Even parents do make our kids do things out of fear. I was good, you said it. क्यों? क्योंकि डरा के कराना सबसे आसान है। डर होता ही है, वहां पे इंसान जो है ना, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। असल जैसे ही आपके अंदर डर आ जाता है ना, तो आपको लगता है अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, कर लो इनकी बात मान। जब भी हमारे अंदर फियर होगा, वी आर गिविंग द लैच टू अदर्स टू कंट्रोल अस। हम एक यहाँ पे खिड़की खोल रहे हैं उनके लिए कि हमें दूसरे कंट्रोल कर पाए। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन करना इस चीज को बहुत जरूरी है। पहले तो ये समझना, जानना कि क्या मेरे अंदर डर उठ रहा है। जब भी कोई आपको कुछ ऐसी बात बोलता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ कमिंग इनटू दैट इमोशन, है ना, पहले तो समझो कि क्या मेरे अंदर डर पैदा हो रहा है। और अगर डर पैदा हो रहा है तो वहां पे रुक जाओ। डोंट जस्ट इमीडिएटली अग्री टू व्हाट द अदर पीपल आर डूइंग और सेइंग टू यू। समझो इस बात को कि कोई क्यों बोल रहा है, क्या करना चाह रहा है। और आजकल तो आपको पता है ना कितने स्कैम्स हो रहे हैं, ये जो हमें पता ही है, जो टेलीफोन वाले स्कैम्स होते हैं। और उन लोगों की जो नैरेटिव्स हैं वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं। मुझे अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक फोन उठाया था, तो मुझे वहां से एक लेडी बोलती है अगर आपने फोन काटा तो 2 घंटे में आपका कनेक्शन कट जाएगा फोन का। मैंने तो उसी समय फोन काट दिया, कुछ कनेक्शन नहीं कटा। ओके। अभी थोड़े दिन पहले एक और मेरी फ्रेंड है, उसके साथ क्या हुआ, फोन आया, उन्होंने बोला हम पुलिस स्टेशन से आपको फोन कर रहे हैं और आपका आधार कार्ड किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने यूज कर लिया है। और वो जो पुलिस वाला जिन्होंने नाम लिया उस पुलिस वाले का, एक्चुअली वो जानती है, मतलब उनको पता है उस पुलिस वाले का। उन्होंने बोला कि क्योंकि जानते हैं तो उन्होंने हमें बोला है कि आपसे कांटेक्ट करें और आप फोन मत काटिएगा, हम आपको डायरेक्ट करेंगे कि कैसे हमें उस चीज से बाहर निकलना है। ओके। और वो बोल बोल के 8 घंटे के बाद उन्होंने उसको कन्विंस कर दिया था कि वो 5 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। और फिर उसको सडनली मतलब ऐसा हुआ कि एकदम शी रियलाइज कि कुछ तो गलती हो रही है, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो शी स्नैप्ड आउट, उसने फोन काटा, कुछ नहीं हुआ, नथिंग। लेकिन देखो शुरुआत कहाँ से होती है, फियर से, है ना। शुरुआत ऐसी, अब सीधा कोई फोन करके बोल के आपका आधार कार्ड किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने यूज कर लिया, अब आपके अंदर इमिडिएटली फियर आ जाएगा। तो हमें ये चीज बहुत समझनी जरूरी है कि हमारा कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है सब। तो ये जानना कि हाउ टू एटलीस्ट इमीडिएटली डू नॉट रिएक्टिंग टू दोज थिंग्स, और उस चीज का वेट करना, वो हम आगे और समझेंगे भी उस चीज को। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि मरे हुए बाप के लिए भी भय दिखा के आपका शोषण किया जा रहा है। मतलब योर फादर और एनी रिलेटिव हैज ऑलरेडी डाइड, बट व्हाट दे आर सेइंग इज अगर तुमने इसका पिंडदान नहीं किया तो उसकी मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए करो। और ये क्या है, देखो एक और चीज क्या होती है, हम लोग भी जब अपनी प्रॉब्लम्स होती है, आई नो सो मेनी पीपल, आप लोग भी जानते होंगे, कोई प्रॉब्लम चल रही है, सपोज लेट्स से आपके घर में किसी की जॉब चली गई या कोई बीमार चल रहा है, आप क्या जाओगे किसी पंडित के पास दिखाने। वो पंडित क्या बोलेगा, वो देखेगा, वो बोलेगा अच्छा ये है, अभी उनको कुछ ना कुछ तो आपको सोल्यूशन देना ही है। कुछ है जो जानबूझ के देंगे, कुछ ये है कि आप गए हो इसलिए देंगे। वो बोलेंगे अच्छा आपने अपने उसका पिंडदान किया था क्या फादर का? नहीं हमने तो नहीं किया था। अच्छा नहीं, आपने बोला हमने किया था। अच्छा दादाजी का पिंडदान किया था? ये मैं किसी को जानती हूँ, उनके साथ ऐसा हुआ था। पहले बोला फादर का किया था, उन्होंने बोला हाँ फादर का किया था। अच्छा दादाजी का किया था? उन्होंने बोला नहीं दादाजी का तो पता नहीं। हाँ दादाजी का पिंडदान नहीं हुआ इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है, तो जाइए दादाजी का पिंडदान करके आइए, यहाँ पे इतना ये करना है। अब वो लोग भाग रहे हैं पिंडदान करने दादाजी का। अगर कोई हमें डरा रहा है, दूसरे का काम है हमें डराना, वो उनकी बुद्धि वैसी ही है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें डरना नहीं। वी हैव टू बी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट कि हमें पता होना चाहिए ये सब चीज। द मोमेंट यू डिजायर समथिंग, द फियर कम्स इन कि पता नहीं वो चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये होगा कि नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं हुआ तो 45, 46 और 47 श्लोक, हमने 44 तक किया था ना। तो 45th में अर्जुन इस पॉइंट पे आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैं अपने शस्त्र छोड़ दूं
और अगर मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र मार दें, ठीक है, मैं अपने शस्त्र छोड़ रहा हूं, और अगर मुझे ये लोग मार भी दें तो भी मेरे लिए मरना ज्यादा कल्याणकारी होगा, दैट विल बी बेटर फॉर मी देन गोइंग एंड फाइटिंग माई ओन पीपल। ये बात समझ में आई? वो क्या बोल रहा है अब, ये सब रहा अपना लॉजिक देने के बाद, ही इज सेइंग कि आई डू नॉट वांट टू फाइट, आई एम लीविंग माय वेपन्स, एंड इवन इफ दे किल मी दैट इज बेटर फॉर मी देन किलिंग देम। ठीक है, वो ज्यादा अच्छी चीज है। और ये कहकर 47वें श्लोक में संजय ने बोला कि अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है, उसने लास्ट में क्या बोला कि मुझे मरना तैयार है। और फिर संजय बोलते हैं कि जो अर्जुन है वो दया से भरा हुआ है। ठीक है, वो अपने धृतराष्ट्र को बता। अब हम इस चीज को समझते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो यहाँ पे दो चीजें आई हैं। एक तो अर्जुन कह रहा है कि उनको मारने की बजाय मैं मर जाता हूं, है ना, वो मुझे मार दे, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट है कि जो संजय है वो बता रहे हैं हाउ ही इज इंटरप्रेटिंग जो अर्जुन के साथ हो रहा है, कि अर्जुन दया से भरा होता है। ठीक है, अब ओशो ने इसका बहुत अच्छा एनालिसिस किया। पहले हम दया की बात, भी आई दया, दया के नीचे होती है क्रूरता। तो दया तो अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे काइंडनेस, राइट, काइंडनेस ही बोलेंगे ना। क्रूरता तो क्या बोलेंगे, क्रुएलिटी। अब क्या हो रहा है, अब अगर हम देखें तो जब संजय बोल रहे हैं कि अर्जुन दया से भर रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो क्रूअल नहीं है। गोइंग एंड किलिंग योर ओन पीपल इज क्रुएलिटी, राइट, बट ही इज सेइंग नो आई विल नॉट डू दैट। तो अब मैं दया में, वो बहुत दयावान है। ठीक है, लेकिन जो कृष्ण है वो समझते हैं इस बात को कि कोई दया वया नहीं है यहाँ। तो ये इस दया के भी ऊपर जाना होता है। तो क्या होता है, जब हम क्रूरता से कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है ऑब्वियसली वी प्रेफर पीपल हु आर काइंड एज कंपेयर टू पीपल हु आर क्रूअल, है ना, नेचुरली वी प्रेफर कि कोई करेगा। लेकिन ये कहाँ पे बात हो रही है, ये संसार में बात हो रही है, इन द वर्ल्ड। लेकिन जब कृष्ण बात करते हैं तो वो इसके भी ऊपर की बात करते हैं, नॉट ओनली दया बट करुणा, इसको हम बोलते हैं कंपैशन। ठीक है, अब इन दोनों में हम फर्क समझ लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया, ये तो नीचे का लेवल है। हम क्योंकि ये दो चीजें जानते हैं तो हम प्रेफर करते हैं दया एज कंपेयर टू क्रूरता। लेकिन कृष्ण के लिए जो हमारी ये जो दया है ना, ये भी लोअर लेवल की है। तो हम इसमें डिफरेंस समझते हैं। देखो, जो दया होती है वो होती है सिचुएशन स्पेसिफिक। जैसे हमने सपोज किसी को देखा कि कोई बहुत बीमार है, ठीक है, तो हमारे अंदर उसके लिए दया आई कि अरे ये बहुत बीमार है, क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। या फिर हमने देखा, एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, कि अगर सपोज एक टेररिस्ट है, हम देख रहे हैं, या कोई चोर है या डाकू है जो किसी निहत्थे आदमी को मार रहा है, तो हमें किसके लिए दया आएगी, इस जो निहत्था है, जो विक्टिम है, उसके लिए हमको दया आएगी, हमें होगा इसको बचाएं। करेक्ट, तो ये क्या हो गई, सिचुएशन स्पेसिफिक है, उस समय हमें उसके लिए दया है। लेकिन सपोज हम अगर वही निहत्थे को एक और सिचुएशन में देखें कि वो किसी को मार रहा है, तो क्या हमें उसके लिए दया आएगी, नहीं आएगी, है ना। लेकिन जो करुणा होती है वो सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं होती, इट इज नेचुरल। इसका क्या मतलब है, जब कंपैशन होगा वो सिर्फ उसके लिए नहीं होगा जो मारा जा रहा है, उसके लिए भी होगा जो मार रहा है। इस बात को समझो, बहुत फर्क है दोनों चीजों में। जो मार रहा है, जो प्रोसिक्यूटर है, वो भी तो परेशान आत्मा है, तभी तो वो मार रहा है। हमें अभी क्या नजर आ रहा है, हम सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि एक परेशान है जिसके साथ बुरा हो रहा है, और एक करने वाला है। तो हमारी जो दया है इज ओनली फॉर दैट पर्सन हु इज अ विक्टिम, and for that same person we will not have that kindness if he is doing something else, whereas the compassion is all pervading, it is for both the people, सिर्फ उसके लिए नहीं जो मर रहा है, जो मार रहा है उसके लिए भी compassion, so it is not situation specific।
ये बात समझ में आई? तो अब वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, देखो अर्जुन जो है वो बोल रहा है कि दया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने लोगों को छोड़ रहा है। वो बोल रहा है कि नहीं मैं इनको नहीं मारूंगा, उससे बेटर है कि मैं मर जाऊं। करेक्ट? पर ये क्या हुई, ये दया है। तो दया इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि यही अर्जुन कल इनको मार भी सकता है, यही अर्जुन इनके खिलाफ भी जा सकता है, या यही अर्जुन किसी और के लिए अगर ये अपने ना हो तो उनको जाके मार देगा। ये बात समझ में आई, क्लियर हुई? Kindness में you feel that they are in some trouble and I can help them. So you are fulfilling your I. हाँ But compassion is a natural thing there wherein you don't realize you are separate from them. मतलब वो एकदम वो फील है तुम्हारे लिए, मगर काइंडनेस वो तुम्हारा ईगो फुलफिल कर रहा है कि मैं उसको मदद करूं, मैं उस पर अच्छा काम करूं, तो तुम्हारा आई मतलब तुम्हारा वो ये आय बढ़ रहा, अहंकार ईगो बढ़ रहा है। हाँ बहुत अच्छा पॉइंट बोला, बिल्कुल करेक्ट बोला। देखो क्योंकि कंपैशन आता ही वहां पे है जब मैं ये जान पाता हूँ कि मुझ में और इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, जो मारने वाला है वो भी, जो मर रहा है वो भी, और जो मैं, when it is all the same, then only the compassion arises, correct? Otherwise you rightly said, और वहां पे ईगो खत्म हो जाती है, ईगो खत्म होने के बाद कंपैशन आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं उसकी हेल्प करूं, दया, इसकी भी नहीं, जो मार रहा है उसकी नहीं, जो मर रहा है उसकी मैं हेल्प करूं, और यहाँ पे मेरी ईगो बढ़ती है। बहुत अच्छा पॉइंट बोला, ठीक है? अच्छा अब हम एक और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहा है कि इनको मारने से ज्यादा अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मैं निहत्था हो जाऊं और वो लोग मुझे मार दें, सो दैट इज बेटर। अब हम यहाँ पे, आप लोगों ने दो टर्म सुनी होंगी, एक होता है सेडिस्ट और एक होता है मेसोचिस्ट। ये साइकोलॉजी के टर्म्स हैं पर बड़े कॉमनली यूज होते हैं। हिंदी में हम ऐसा बोल सकते हैं एज ऑफ नाउ, इसको बोल सकते हैं सज्जन, और इसको बोल सकते हैं दुर्जन। देखो सेडिस्ट होता है जो दूसरों को मारता है, दूसरों को परेशान करता है। अगर सपोज कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या बोलेगा, दूसरे की गलती है, उसको मारो, उसको परेशान करो, ठीक है? जो मिस, और ये क्या हुआ, वायलेंस हुआ कि नहीं, कि मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो मैं दूसरे को मारूंगा। दे ऑलवेज ट्रबल अदर पीपल, सेडिस्ट। हम जैसे कभी कोई अगर अब्यूसिव में भी कोई होता है ना, अब्यूज भी कोई करता है, नॉट ओनली फिजिकली बट इवन वर्बली, या हमें लगता है कि कोई परेशान कर रहा है तो हम बोलते हैं अरे इसके तो बड़े सेडिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। और मिसोचिस्ट क्या होता है, मिसोचिस्ट खुद को मारता है, वो दूसरे को नहीं करता, वो खुद को करता है। अब जैसे सेडिस्ट क्या करेगा, मर्डर, और मिसोचिस्ट क्या करेगा, सुसाइड, ठीक है? सेडिस्ट क्या करेगा, लेट अस से एग्रेशन दिखाएगा वो, और मे गो इन अ वॉर, ठीक है? लड़ाई, वॉर तो बड़ा वर्ड हो गया बट ही विल गेट इनटू अ फाइट। और ये क्या करेगा, ये करेगा भूख हड़ताल, क्या बोलेंगे, भूख हड़ताल, स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक, यस थैंक यू आशी। अब हमें लग रहा है जो हंगर स्ट्राइक, देखो अगर कोई लड़ाई करेगा जाके तो हम क्या बोलेंगे, ये आदमी बहुत बुरा है, करेक्ट, ये तो लड़ाई कर रहा है। लेकिन जो हंगर स्ट्राइक पे चले जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको सर पे चढ़ा लेंगे, ये तो भूखा बैठा हुआ है बेचारा। पर हमें समझना क्या है, ये जो वायलेंस है ना, सेम है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। सेडिस्ट और मिसोचिस्ट दोनों में वायलेंस इक्वल है। यहाँ पे इनफैक्ट इसमें शायद ज्यादा ही होगी जो वो खुद के ऊपर कर रहा है इंस्टेड ऑफ द अदर पर्सन। बेसिकली अब हम यहाँ पे, अगर मैं एग्जांपल तो देना चाहूंगी, जितने भी लोग जो बैठ जाते हैं ना धरने पे, हंगर स्ट्राइक पे, या जो हमने नॉन वायलेंस वाले वो सुने हैं, एक्चुअली इट इज गोइंग डीपर इनटू इट। वो क्या बोल रहे हैं, हम तुमको नहीं मारेंगे, मैं खुद को मारूंगा। लेकिन जब तुम बोलते हो मैं खुद को मारूंगा, तब भी तुम वायलेंट ही हो रहे हो। और इसमें क्या होगा, लोग सोचेंगे कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, सो तुम लोगों को ऐसे कन्विंस कराने की बजाय ऐसे कन्विंस करा रहे हो। यहाँ पे तुम सीधा स्ट्राइक कर रहे हो, द वॉर इज ऑन इक्वल फुटिंग, राइट? इफ आई एम हिटिंग यू, you can also hit me back, correct?
इक्वल फुटिंग पे है। यहाँ पे तो मैंने और ज्यादा मैनिपुलेशन कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मैं खुद को हर्ट कर दूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी। जैसे वो पेरेंट्स नहीं बोलते हैं जब बच्चे शादी कर रहे होते हैं किसी के साथ, तो बोलते हैं हम अब खुद को मार लेंगे या मेरी लाश में से गुजरना होगा। व्हाट इज इट? इट इज वायलेंस, इट इज वायलेंस। तो अब यहाँ पे अगर हम ये चीजें समझ जाए, तो जब अर्जुन बोल रहा है कि वो मुझे मार दे, मैं उनको नहीं मारूंगा, लेकिन अगर वो मुझे मार दे तो आई एम ओके, बट कृष्ण अंडरस्टैंड्स स्टिल ही इज प्लेइंग विद वायलेंस ओनली। पर देखो कितने लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं ये करके, तुम ऐसा नहीं करोगे तो, सपोज आप कहीं, ऐसे तो बड़े फ्रेंड्स में होता है, अच्छा तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे, है ना, मेरे को तो बहुत मन था जाने का लेकिन तुम नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मतलब आप दूसरे पे प्रेशर डाल रहे हो ना कि तुम चलो, एक नेगेटिव वे में करके। अगर, और इसमें दोनों में ईगो बहुत बढ़ती है। इनफैक्ट वायलेंस में जो ईगो बढ़ती है, सेडिस्ट में, मिसोचिस्ट में, उससे ज्यादा आपकी ईगो बढ़ती है। आप कभी भी ट्राई कर लेना, कोई जब आपके साथ इस तरह का कोई ट्राई करे ना मैनिपुलेशन, कि अच्छा हम अपने आप को ये कर लेंगे, जस्ट इग्नोर। जहां आप इग्नोर करोगे वो बंदा कभी वो चीज नहीं कर लेगा, नेवर। इवन सुइसाइड में क्या होता है, जो लोग धमकियां देते रहते हैं हम सुइसाइड कमिट कर लेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं तुमने ऐसा नहीं किया तो हम अपने आप को मार लेंगे। अगर उनको बोल दो ना कि हाँ मार लो जाओ, कभी नहीं मारेंगे, दे वुड नेवर डू इट। वो सिर्फ डराने के लिए, फिर से आ गया क्योंकि हम डर जाते हैं। सो दोनों ही केसेस में वायलेंस होता है, चाहे आप अपने ऊपर लो चाहे आप दूसरे को करो, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। वहां पे आप ऐसे डायरेक्ट किए हो, यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्ट किए हो, बट डीप जो फंडामेंटल है वो वायलेंस। दोनों में कॉमन है, फियर एंड वायलेंस, एग्जैक्टली। यूज ऑफ फियर टू मैनिपुलेट द अदर पर्सन। पर मैं बोल रही हूँ मिसोचिस्ट में और भी ज्यादा है, क्योंकि एटलीस्ट सेडिस्ट का नजर आ रहा है, मिसोचिस्ट का हमें नजर नहीं आ रहा, वो छुपा हुआ वायलेंस। कई बार उसको अच्छा महान रूप देते हैं। हाँ, हम लोग उसको महान बना देते हैं और ज्यादा, और खुद को ही गिल्टी फील कराना शुरू कर देते हैं कि देखो उसने हमारे लिए इतना वो कर लिया, बेचारा उसको तकलीफ सहनी पड़ी। नो, वो कोई तकलीफ नहीं सह रहे। अगर तुम उनकी ईगो मसाज नहीं करो, देखो वो कुछ नहीं करने वाले, उनका अंदर से एक ईगो मसाज ही हो रहा है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं इसके साथ।